कि महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा में जीते हुए उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े जी ने कहा कि हाँ, मैं इस्तीफा देकर दोबारा बैलेट पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हैं वो संविधान की बदौलत बने हैं, और संविधान जो बना है वह लोगों के लिए बनाया है, लोग संविधान के लिए नहीं बने हैं। अगर आप हमारे हजारों करोड़ नोट गिन सकते हो तो आपको हमारे वोट भी गिनने पडेंगे। म्हणणं आहे की लोकशाहीला कॅन्सर लागला ईव्हीएमचा, हा कॅन्सर आम्हाला काढायचा आहे म्हणून आम्ही हे मागत आहोत। जब हमने ईवीएम पर कुछ अपने ऑब्जेक्शंस किए तो बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करती थी और बीजेपी की रिएक्शन क्या है और उसका काउंटर हमारे पास क्या है, बस इतना ही बताने के लिए यहाँ पर हूँ। हे दादा हो, नीट समजून घ्या की 5 डिसेंबरला या राज्यात जे सरकार स्थापन झालं ते सरकार मुळात जनमताचा कौल म्हणून झालं नाही, तर ते ईव्हीएमच्या आशीर्वादानं झालं अशी आमची ठाम धारणा आहे। आणि जर हे सरकारच ईव्हीएमच्या आशीर्वादाने तयार झालेलं असेल तर या सरकारचा आजचा जो मंत्रिमंडळ विस्तार आहे त्या मंत्रिमंडळ विस्तारातले मंत्री सुद्धा ईव्हीएमच्या आशीर्वादाने आलेले मंत्री आहेत, हे आम्ही वेगळं सांगायची गरज नाही। आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आम्ही जेव्हा ईव्हीएमवर आक्षेप घेतो तेव्हा ते असं म्हणतात की तुम्ही हरलेले लोक कसे काय बोलू शकताय, जिंकलात तेव्हा बोलला नाहीत। प्राचा सर, यहाँ पर बताया गया कि जब हारते हो तो ईवीएम पर ऑब्जेक्शन लेते हो, लेकिन जब जीते हो तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते हो। और जीते वाले लोग क्या जब कह रहे हो कि आप दोबारा बैलेट पर इलेक्शन ले लो, तो लोकसभा में जो आपने जीता है चुनाव, क्या आप लोकसभा के लिए बोलोगे कि हाँ, हम इस्तीफा देकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं? तो हम आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा में जीते हुए उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े जी ने कहा कि हाँ, मैं इस्तीफा देकर दोबारा बैलेट पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड दादा बैठे हैं और इन्होंने कहा कि मैं जिंकलो असलो फिर भी मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं दोबारा से फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी हिम्मत है आप बैलेट लाइए, मैं दोबारा लड़ने को तैयार हूँ। शिवसेना यूबीटी के हमारे एमएलए सुनील राउत जी ने कहा कि मैं जीत कर आया हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हाँ, मुझे लीड कम है और मैं दोबारा फिर एक बार लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि बात हार जीत की नहीं है, ये पहले बात तय हो। अब दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप ईवीएम पर क्यों इतना संदेह क्यों जता रहे हो, तो उनको बताना पड़ेगा कि हम ईवीएम पर संदेह क्यों ले रहे हैं। देखिए भाई, बीजेपी तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, उठते बैठते खाते सोते पीते जागते हर बार वह हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कितने पता है इन लोगों को? क्या सही में इन्होंने राम जी का इतना अध्ययन किया है? अगर राम सही में आप लोगों को पता है, बीजेपी के अगर भक्तगण यहाँ पर है, चोरी छुपके कोई वीडियो बनाने वाले हैं तो वो भी सामने से वीडियो बनाए। यहाँ कोई इंटेलिजेंस पोल का कैमरा इधर से चल रहा था, अगर वो है तो ज़रा सामने आकर रिकॉर्ड करे, ऐसे कोने में बैठकर रिकॉर्ड ना करे। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कहते हो कि अगर आप श्री राम श्री राम श्री राम बोल रहे हो, तो प्रभु श्री राम का जो रामायण है, जो राम कथा है, उस प्रभु श्री राम के रामायण में कहा गया कि किसी एक क्ष व्यक्ति ने संदेह जताया। हम जानबूझकर बहुजन जातियां बदनाम नहीं करना चाहते। किसी एक क्ष व्यक्ति के कहने पर संदेह उसने जताया और सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हिंदुत्ववादी इस बात को मानते हैं कि एक ने भी संदेह लिया तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। अगर इस रामायण को आप सारे हिंदुत्ववादी मानते हो
तो हमारी बस इतनी सी विनती है कि यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की करोड़ों करोड़ों आबादी यहाँ पर संदेह जता रही है, तो आप ईवीएम पर क्यों अड़े हुए हो, आपको बताना पड़ेगा। तो डिबेट में कुछ बीजेपी के लोग थे, केशव उपाध्याय वगैरह सारे लोग थे। तो केशव उपाध्याय कहने लगे, आणि ते छोटे मोठे असे चंगूर मंगूर पण आहेत काही, तर ते चंगूर मंगूर लल्लू पंजू वो कहते हैं, अरे तुम्हाला कळतो का नहीं, बोले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया आपका पिटीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपका पिटीशन खारिज कर दिया है तो आप कौन होते हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पिटीशन नहीं चलेगा। हम आपको बता दें, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझसे ज्ञानी और मुझसे ज़्यादा स्टडीड लोग इस मंच पर बैठे हैं, मैं बहुत छोटी सी फील्ड में काम करने वाली कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जितना कुछ संविधान को मैंने जाना है, समझा है, माना है, तो संविधान कहता है, संविधानकर्ता कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, जो भी है, जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हैं वो संविधान की बदौलत बने हैं, और संविधान जो बना है वह लोगों के लिए बनाया है, लोग संविधान के लिए नहीं बने हैं। लोग संविधान के लिए नहीं है, संविधान लोगों के लिए है, और संविधान से बने हुए इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन लोगों के लिए बने हैं, लोग इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए बना है, लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बने हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बने हैं। लोग अगर कहते हैं कि वी डिनाई योर जजमेंट, हम आपका जजमेंट नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। और इतनी तो अकल हम में भी है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को रिव्यू करने का हक पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट अगर कोई निर्णय लेता है और वह निर्णय अगर आप नहीं मानते हो तो उसे रिव्यू, उसे चेक एंड मेट करने की ताकत यह कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों चेक एंड बैलेंस पर टिके हुई दो इंस्टीट्यूशंस है, तो आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो फिर कहते हैं, लल्लू पंजू लोग होते हैं, कहते हैं अरे आप क्या बात कर रही हो, पढ़े लिखे लोग हैं हम सारे। चंद्रशेखर बावनकुले साहब, क्या कहूँ मैं इनके, अभी देखो नाम, ये ऐसी हालत है सर, इन लोगों के नाम लेते ही लोग हंस पड़ते हैं। इतने ज्ञानी लोग हमारे बीजेपी में, महाराष्ट्र की बीजेपी में भरे पड़े हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा 4 दिन पहले, बोले पवार साहेब तुम्हाला कळतं का नाही, या महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेने आम्हाला निवडून दिले। अरे महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती दादा, 14 कोटी? अरे महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12.5 ते 13 कोटी। 13 कोटीमध्ये वोटिंग किती, मतदार किती, तर 9 कोटी। 9 कोटीमध्ये प्रत्यक्ष मतदान किती झालं, तर 4 ते 4.25 कोटी। 4.25 कोटीतलं भाजपला किती मिळालं, तर 1 कोटी 26 लाख मतदान। 1 करोड़ 26 लाख का जो मतदाता है वो बीजेपी की तरफ है, और बीजेपी कह रही है कि 14 करोड़ की आबादी ने हमें चुनकर दिया है। अरे काय धोत्रावर इन करतो आम्ही का डोसक्याला गोडतेल लावतो, काहीतरी पटण्यासारखं बोल ना दादा। कुठून 14 कोटीचा आकडा आणला तू, 1 कोटीचं मतदान तुम्हाला मिळालंय। आमचं म्हणणं काय आहे बघा, इथल्या सगळ्याच्या सगळे चॅनलवाले काय म्हणत होते, आम्हाला सत्ता मिळेल असं कुणी सांगितलं नाही, हे आम्हाला मान्य आहे, पण त्यांनी काय सांगितलं होतं, ते असं म्हणाले होते की नेक टू नेक फाइट है। आम्ही कुणाला विचारते, म्हणते नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक फाइट है, महाराष्ट्र में क्या होगा, तो नेक टू नेक फाइट होगा बोले। अच्छा, नेक टू नेक फाइट का मतलब ऐसे हुआ कि भाई 10 सीटें हमारी ज्यादा आएंगी या 10 सीटें उनकी ज्यादा आएंगी, चाहे वो सत्ता में बैठे या हम सत्ता में बैठे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीट का फर्क होगा। अचानक से इतना फर्क हो जाता है, ये कौन सी नेक टू नेक फाइट है। और फिर कहते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। हमें भी तो बताओ कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई कैसे। वहाँ छत्रपति शिवराय का पुतला गिरा, यहाँ हमारे आवार दादा बैठे हैं, उनके ज़िले में, थाना में, बदलापुर में 3 साल की बच्ची के साथ कुकर्म हुआ। कहाँ, किस तरह से
यहाँ कपास और सोयाबीन के जो सारे किसान थे वो परेशान थे, खेत खलिहानों में लोग परेशान थे। कैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती थी, लेकिन फिर भी बोले जा रहे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है। हमारी समझ में नहीं आया। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भैया, आपको तो ये ईवीएम पर साबित करना पड़ेगा। तो बोल रहे ईवीएम की क्या जरूरत है, बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में हमारा देश सबसे आगे है, तुम हमें पीछे क्यों लेकर जा रहे हो। हम फिर समझाते हैं, ते म्हणाले आम्हाला कशाला मागे घेऊन जाता, आपण शिकलेली लोक आहोत, आता पुन्हा मागे जायचं का। साधं गणित आहे राजे हो। या देशामध्ये शेतीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आपण पारंपरिक पद्धतीने शेती करायचो, ती यांत्रिक पद्धतीने सुरू केली। उत्पन्न वाढवण्यासाठी आपण खतं वापरली, संकरित बी बियाणं वापरली। नंतर आपल्या असं लक्षात आलं की संकरित बी बियाणामुळे कर्करोग वाढू शकतो, कॅन्सर वाढू शकतो। मग आता काय केलं लोकांनी, संकरित नाही, गावठी ज्वारी द्या, गावठी भाजी द्या, गावठी फळं द्या, खता वापरलेलं नको। पुन्हा लोक परतले ना, दुष्परिणाम कळल्यावर परतले ना। आमचं तेच म्हणणं आहे की लोकशाहीला कॅन्सर लागला ईव्हीएमचा, हा कॅन्सर आम्हाला काढायचा आहे, म्हणून आम्ही हे मागत आहोत। तर ते म्हणतात नाही नाही असं कसं चालेल म्हणे, याला फारच वेळ लागतो का। तर म्हणे ते फ्रान्स असेल, जापान असेल, जरी तुम्ही सगळे हे केदार साहेब, आवाड साहेब फार उदाहरणं देत आहेत फ्रान्सची, ग्रेट ब्रिटनची, जापानची वगैरे, पण त्यांची लोकसंख्या फार कमी आहे, भारताची लोकसंख्या जास्त आहे। त्यामुळे भारतामध्ये ईव्हीएमच असलं पाहिजे। माझं त्याच्यावर अजून एक काउंटर उत्तर आहे। आपण फक्त उत्तरं देतोय त्यांच्या आक्षेपांना, आणि का देते ही सगळी उत्तरं तुम्हाला माहीत पाहिजेत। त्यांचे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीचे विद्वान जेव्हा तुम्हाला सोशल मीडियावर बोलतील ना, तेव्हा त्यांना काउंटर करायला तुमच्याकडे उत्तरं पाहिजेत कि काय काउंटर द्यायचंय त्यांना। जब ये लोग आपको पूछते हैं कि अरे भाई ये बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है, इतनी बड़ी आबादी के देश में हम इतने सारे बैलेट नहीं गिन सकते हैं, तो इनको बताना पड़ेगा कि भैया 8 नवंबर 2016 को इस देश में नोटबंदी हो गई थी। 8 नवंबर 2016 को जब इस देश में नोटबंदी हुई थी, तब आपने कितने नोट गिने, कितने गिने। तो एक एक आदमी के कम से कम 400-400, 500-500, किसी किसी के तो 1000-1200 करोड़ नोट गिने, 1000-1200 करोड़ नोट एक एक के गिने। ऐसे 500-500 करोड़ नोट वाले लोग कम से कम 1000 भर तो होंगे इस देश में। 1000 लोग जो 500-500 करोड़ के नोट जिनके पास थे वो आपने गिने। 120 करोड़ की आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 65 करोड़ की वोटर है। 65 करोड़ वोटर में वोट देने वाली जो है, जो लगभग जो संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 करोड़ है। अगर आप हमारे हजारों करोड़ नोट गिन सकते हो तो आपको हमारे वोट भी गिनने पड़ेंगे, गिनने ही पड़ेंगे। फिर वो कहते हैं कि अरे त्याच्यात फारच वेळ जातो, बहुत टाइम लगता है। तुला कुणाचं लग्न लावायला जायचंय, असं काय काम आहे तुझ्याकडे एवढं। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। सेंटर का इलेक्शन कमीशन अलग है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन अलग है, स्थानिक स्वराज संस्था के लिए इलेक्शन कमीशन और उसका जो चुनावी अधिकारी है वो अलग है। 5 साल में एक इलेक्शन स्टेट का आता है। आपको उस 5 साल में सिर्फ एक बार काम करना है, लेकिन आप तनख्वाह पूरे 5 साल की लेते हो। 5 वर्षाचे वेतन भत्ते तुम्ही घेता। किती दिवस लागतील बरं मतं मोजायला? 4 दिवस, 8 दिवस, 15 दिवस? कुणी सांगितलंय तुम्हाला की 7 वाजता वोटिंगची काउंटिंग सुरू झाली की 10 वाजता सरकार स्थापन मोकळे व्हा? नाही तरी 20 तारखेला निकाल लागला होता आणि मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घ्यायला 5 तारीख उजडली आणि मंत्रिमंडळाचा शपथविधीसाठी आजचा दिवस उजडला, 1 महिना वेळ लागला। मग मोजायला 15 दिवस लागू देत ना, बिघडलं कुठं? काय हरकत आहे? 5 वर्षातून एकदा होणाऱ्या निवडणुकीसाठी जर तुम्ही 5 वर्ष आमचे वेतन भत्ते खाता तर फुकट पगार कशाचा घेताय? करा काम, 5 वर्षातून एकदा तरी करा। 15 दिवस सलग चालू देत मोजणी, काही हरकत नाही। मग ते म्हणतात तुम्ही आक्षेप का घेता? आम्हाला कारण आहे आक्षेप घ्यायला। राजे हो, विचार करा तुम्ही। मुंबईमध्ये सिनेटचं इलेक्शन झालं, 10 पैकी 10 जागा आमच्या होत्या। सर
10 में के 10 सीट हम जीत कर लाए। इलेक्शन बैलेट पेपर पर हुआ था। यहां पर सर एमएलसी पदवीधर का इलेक्शन हुआ, हमने जीता, सुनील दादा ने भी जीता। इलेक्शन बैलेट पेपर पर था। शिक्षक मतदारसंघ आम्ही जिंकलो, इलेक्शन बॅलेट पेपरवर होतं। आणि सुरुवातीला काउंटिंग सुरू झाली तेव्हा पोस्टल मध्ये आम्ही सगळीकडे आमचे ट्रेंड पुढे होते, कारण इलेक्शन बॅलेट पेपरवर होतं। याचा अर्थ स्पष्ट आहे की जेव्हा जेव्हा इलेक्शन बॅलेटवर येतं तेव्हा तेव्हा आम्ही जिंकतो। तुम्ही जिंकताय ते ईव्हीएम मधून जिंकताय। ईव्हीएम मतलब एव्हरी वोट टू मोदी। ईवीएम एवरी वोट टू मोदी। यह जो आपकी तकनीकी है, यह तकनीकी अब नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वेलकम मध्ये फार चांगला डायलॉग आहे बरं का। एक असा तो कुबड्यावाला माणूस असतो, तो फार भारी बोलतो। तो काय म्हणतो, ईश्वर का दिया सब है सर, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, बीवी है, सब है। आता काय परिस्थिती आहे माहिती आहे का? ईश्वर का दिया, अदानी का दिया, सब कुछ है। ईडी है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, पुलिस है, पैसा है, दौलत है, नहीं है तो बस एक इज्जत नहीं है। ये दिक्कत है यहाँ की सर, ये बड़ी दिक्कत है इन लोगों की कि इनके पास सारे इंस्टीट्यूशन है लेकिन इन पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन लोग इनको अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सर इतना बड़ा अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री था तो पूरे राज्य में बड़े जश्न का, जोश का माहौल होना चाहिए था, लेकिन पूरे राज्य में मानो शमशान घाट का एक सन्नाटा छाया हुआ। आज भी सन्नाटा है। और उस दिन जब चुनावी नतीजे आए थे उस दिन भी वह सन्नाटा था। यहाँ पर कोई खुश नहीं था। अगर आपको वोट मिले तो जश्न क्यों नहीं हुआ? लोगों में उत्साह क्यों नहीं दिखा? कुठे गेली ती सगळी मतं? या सगळ्या गोष्टींवर मार्केटवाड़ी के पोल के बारे में जब बात होने लगी तो कहते हैं कि आपको मॉक पोल करने का हक नहीं है। का नसावा आम्हाला अधिकार? आमच्या घरातनं काढून काढून तुम्ही आमची मतं घेता। जर आम्हाला मत द्यायचा अधिकार आहे तर आमचं मत कुठे गेलं याचा हिशोब विचारायचा सुद्धा आम्हाला अधिकार असला पाहिजे। तो आमचा अधिकार आहे, तो असलाच पाहिजे। तो अधिकार मिळवण्यासाठीची ही लढाई आहे। समजा उद्याला मार्केटवाड़ीच्या वतीनं जर एक पिटिशन दाखल झालं और गांव के सारे लोगों ने कहा कि हम एफिडेविट देना चाहते हैं कि हमने वोट इनको दिया, फिर क्या करोगे आप लोग? मॉकपोल को आप डिनाई कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, और मान लीजिए कि अगर सभी ने जाकर वहां पर एफिडेविट ही दे दिया तो वो भी तो एक तरह से मॉकपोल ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे? आता ह्या एफिडेविट पण तयार झाले। अब क्या बोल रहे हैं कि 22 लाख रुपए भरो। किती भरायचे? तर 18 ते 22 लाख रुपये एकाने मोजणीचे भरायचे। भरले काही लोकांनी। काय करताहेत? व्हीव्हीपॅटचं ते करून देतात काहीतरी जुळणी, आणि पाच पेट्यांची जुळणी। 5 पेट्यांची जुळणी का करता? रॅन्डमली आम्हाला पाहिजे त्या पेट्या उघड्या ना, रॅन्डमली आम्हाला पाहिजे त्या गोष्टी तुम्ही करून द्या ना। तर ते तसं करून देत नाहीत। दादा हो, या सगळ्यांच्या संबंधाने मोठं लोक आंदोलन उभं करावं लागेल। आम्ही पुण्यात ज्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली त्याच दिवशी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्रजी पवार साहेब, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, सगळ्या पक्षांच्या लोकांनी आम्ही एकत्रित येऊन त्या दिवशी ईव्हीएमच्या विरोधातलं आंदोलन केलं। त्यानंतर वेगवेगळ्या भागात आंदोलनं सुरू झाली। त्याचाच एक भाग म्हणून इथे आम्ही संख्या व बघून आलो नाही, तर हे सतत चालू राहिलं पाहिजे, धगधगत राहिलं पाहिजे, म्हणून आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो। अपेक्षा अशी आहे की गावखेड्यातनं ईव्हीएमच्या विरोधात आता हे वातावरण आपल्याला हे करावं लागेल। एक शंका मी आपल्यासोबत लगेच शेअर केली पाहिजे। मैंने अभी प्राचा सर से पूछा कि सर मेरा ऐसे कहना था, एक निवेदन था कि जब तक यह बैलेट पर नहीं लाते हैं चुनाव, क्या तब तक हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम बहिष्कार करते हैं आपकी उस सारे इलेक्शन प्रोसेस का, और जब तक आप बैलेट पर नहीं लाओगे तब तक हम हमारी पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन में उसे खड़ा ही नहीं करेंगे।
तो हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन प्राचा सर ने जो जवाब दिया वो ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो बीजेपी हमसे आगे चलती है, वो कांग्रेस में का ही एक नाराज तबका बाजू में करेंगे, एनसीपी का एक तबका वो साइड में लाएंगे, फिर शिवसेना का एक तबका उनको खड़ा करेंगे और कहेंगे मैं तुम में के कुछ लोगों को देता हूं ना चुनकर, जैसे अभी भी कुछ को दिया है ना, दिया है कुछ बीजेपी के फेवर के, तो ऐसे वह कर सकते हैं। तो प्राचा सर, आपकी बात आपने बिल्कुल 3 सेकंड में समझाई, लेकिन हम समझ गए कि हमें उनकी चाल से 10 चाल आगे सोचना पड़ेगा और 10 चाल आगे जाकर अपनी जो लढाई है वो लढाई रखनी पडेगी। आम्ही आमचं ठरवून घेतलंय। मी वारंवार असं म्हणते की माझ्यासाठी पॉलिटिकल करेक्ट असण्यापेक्षा सोशली करेक्ट असणं हे जास्त महत्त्वाचं। आवाड दादा म्हणाले की सुषमाताईंची काय कोणाला ओळख झाली नाही, दादा जाऊ दे त्याच्यावर नाही बोलत, परंतु मला असं वाटतं की मी कुठे उभी आहे यापेक्षा मी कुणासाठी उभी आहे हे मला जास्त चांगलं माहिती आहे। आणि त्यामुळे मी ज्या कॉजसाठी तिथे गेली आहे, जे कॉज माझं इलेक्शन कमिशन आणि या सगळ्यांच्या पलीकडचं आहे, ईव्हीएमच्या पलीकडचं आहे, माझं कॉज होतं कि मी संविधान वाचवायला तिथपर्यंत जायचं है। पर अगर वह संविधान का एक पन्ना भी नहीं उलटते हैं, लेकिन पूरा संविधान उलट पुलट कर देते हैं। अभी उन्होंने आईपीसी बदलकर उसे बीएनएस कहना शुरू कर दिया और लड़ाई हमारी यहीं से शुरू होती है। वह जब एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तब भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यह जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, वह बेसिक प्रिंसिपल भी टूट जाता है। इन सारे मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम आगे की लड़ाई लड़े। प्राचा सर, हम सारे लोग यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ तो सब आपके साथ है ही है, हम इसके आगे आपको ज़बान देते हैं और यह हम इस बात के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध है कि अगर यहाँ महाराष्ट्र में तो यह लड़ाई और कड़ी हो जाएगी, किंतु यह लड़ाई जब नेशनल लेवल दिल्ली पर हम लेकर जाएंगे, अगर अन्ना हजारे जंतर मंतर पर बैठ सकता है बीजेपी की सत्ता लाने के लिए, तो उसे नीचे उतारने के लिए हम जैसे कितने ही जंतर मंतर पर बिल्कुल आमरण अनशन तक को बैठ सकते हैं और बैठने की हम तैयारी करते हैं और पूरा प्रण करते हैं कि जो लोग मन की बात किए जा रहे हैं कि जिनके पास अदानी का दिया ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, पुलिस है, सब है, लेकिन एक इज्जत नहीं है, तो इज्जत के साथ साथ वो पावर भी उनकी अगर लेनी है तो लड़ाई आगे बढ़ानी होगी और लड़ाई आगे बढ़ाएंगे बेशक हम सब। मला असं वाटतं, खूप लोक मला सांगायची की तुम्हाला काय मिळालं 2.5-3 वर्ष संघर्ष करून, आपण कधी सत्ताच चाखलेली नाही म्हणून त्यामुळे त्याचं काही वाटत नाही। आणि लक्षात घ्या, सगळ्या लोकांचा जेव्हा सत्तेकडे ओघ होता तेव्हा मी एकटी जिथे सत्ता नाही तिकडे गेले होते। त्यामुळे ही जी सगळी लोक आहेत, गुळ असल्यावर मुंगळे फार जातात, पण गुळ सोडून इकडे आलेले ते मुंगळे नाही आहेत, ते खरे सत्यासाठी लढणारे लोक आहेत। हे सत्यासाठी लढणाऱ्या लोकांची सभा ही फलद्रूप हो, हा लढा यशस्वी हो, या शुभेच्छेसह आकाश मुंजी, स्मिताजी, आपल्या सगळ्यांचे आभार। थांबते, रजा घेते। जय भीम, जय संविधान।